हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है हमारा क्रैश कोर्स का डे 31। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी आज हम थ्योरी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये हमारा डिस्क्लेमर है। और यहाँ पर हमने कुछ जेई मेंस का ट्रेंड एनालिसिस जो है वो दिया है। यहाँ पर जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका वेटेज कितना रहा है जेई मेंस में पिछले 5 सालों में, वो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि है 3.4%। और साथ ही में एक और चीज जो यहाँ पर गिवन है वो है ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पिछले 5 सालों में जेई मेंस में कौन से टॉपिक जो है वो मेनली फोकस किए गए हैं इस चैप्टर से, और वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर हुए हैं, और उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर को किस तरह के वो क्वेश्चंस थे, इजी थे, एवरेज थे कि डिफिकल्ट थे, और उसका जो किस तरह का फॉर्मूला उसमें यूज हुआ है, और क्या मेन टॉपिक आपको आना चाहिए ताकि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, जैसे कि 2023 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उससे रिलेटेड, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए थे वो 2 आए थे, और उनका डिफिकल्टी लेवल जो था वो इजी था। ठीक है, ऐसे ही आपको 2021 का इस स्लाइड के अंदर आपको ईयरली जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किस तरह का कंपोजिशन होता है, वो किस तरह से एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसकी नेचर क्या होती है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हम कंडक्शन करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंडक्शन करंट जो है, करंट के आगे यहाँ पर एक और वर्ड आ गया है। जनरली हम करंट पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली नाम दिया है कि वो कंडक्शन करंट होगा। ठीक है, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, जो मैक्सवेल ने दिया था, वो भी एक तरह का करंट है, लेकिन वो जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम करंट पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना? तो वो वाली जो चीज़ है वो एक नई चीज़ है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है, 4 इक्वेशंस जो है वो मैक्सवेल ने दी थी, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या-क्या इक्वेशंस थी, और उन्होंने कैसे वो 4 इक्वेशंस का सेट बनाया, और कैसे वो एक-दूसरे से रिलेटेड है। वो चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। तो वो टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स होती है, ठीक है? हमने वेव्स में 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था कि जो वेव्स है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो उसका नेचर होता है ट्रांसवर्स। कैसे वो ट्रांसवर्स होती है और कैसे वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़फुल होती है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, वो वाली चीज़ हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जाएँगे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, ठीक है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बेस पे, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे, सभी रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमने यूज़ किया है कि यहाँ पर इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सभी रेडिएशंस को हमने एक ही जगह पे डाल दिया है, और फिर उसी के बेस पे हम उनको देखेंगे कि कौन-सी रेज़ जो है किस तरह से एक्ट कर रही है। ठीक है? उसके बाद फिर हम जाएँगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है? डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, और वो किस तरह की एप्लीकेशंस है उनकी, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की क्या एप्लीकेशंस होती है वो समझेंगे। फिर हम जाएँगे, वो होगी हमारे आज के लेक्चर की समरी कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वाली वेव्स होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है साइनसॉइडली वेरी करता है विथ टाइम इन द स्पेस, ठीक है? यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो 2 कंपोनेंट से बनी होती है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साइनसॉइडली एक स्पेस के अंदर
फ्लो करते हैं, ठीक है? मतलब साइन वेव की फॉर्म में फ्लो करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? और जो मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, इस लाइन के अंदर आपको 3 इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जो डायरेक्शन है मेरी प्रोपेगेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो किसके परपेंडिकुलर होगी? जो दोनों कंपोजिशन है उसके। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो मैक्सवेल की थ्योरी है, उसने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो प्रेडिक्ट किया था अपनी 4 इक्वेशंस का यूज़ करके, जो कि था C इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो जो म्यू नॉट है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो किससे रिलेटेड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलके बनी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो उन्होंने ये जो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो फाइंड किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से किसी तरह तो रिलेट होनी चाहिए, ठीक है? तो उनका जो रिलेशन का एक प्रूव करने का जो तरीका था वो ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से कुछ इस तरह से रिलेट होती है, ठीक है? तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, उस मीडियम के थ्रू कितना किस तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सॉरी पास हो सकता है, वो क्या कौन बताता है हमको? म्यू नॉट बताता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 बाई 10 टू द पावर -7, ठीक है? ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है किसी मीडियम के अंदर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 10 टू द पावर -12, ठीक है? अब क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट जो है वो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये वाली जो दोनों वैल्यू है वो स्पेस के लिए होती है ना? तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करा देंगे तो हमको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी इन स्पेस, जिसको हम बोलते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट हुई इन वैक्यूम। ओके, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कराएँगे और C की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर डाला और उसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास फॉर्मूला आया 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जो मेरी नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? ओके, सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किस तरह की नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है, जिनकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे? मीडियम पे डिपेंड करती है। क्यों कर रही है मीडियम पे डिपेंड? क्योंकि वो जो हमारा फॉर्मूला है ना, C इक्वल्स टू अंडर रूट C इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि स्पीड डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है उनकी, जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उनका जो नेचर होता है वो होता है पोलराइज्ड, यानी कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है उसको पोलराइज्ड किया जा सकता है। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि जितने भी डाइपोल्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर है, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन किया जा सकता है, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज्ड किया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो एक और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्या है कि इस तरह की वेव्स अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। यानी कि जैसे ही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रैवल करती है, तो वो एनर्जी और मोमेंटम को पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है वो ट्रैवल करवाती है, ठीक है? तभी क्या होता है कि जैसे अगर आप फ़ील करते हो कि जो सनलाइट आ रही है, सन से आ रही है और वो जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो वो आपको वार्म फ़ील होता है। वो जो वार्मनेस है वो एक तरह की एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, जो उन्होंने रेडिएशन की फ़ॉर्म में वो सन से लेके आई है और आपकी स्किन को इंसिडेंट कराने के बाद वो वाली चीज़ फ़ील हुई है। यानी कि वो जो एनर्जी है वो सन से आपकी स्किन तक उन्होंने प्रोपेगेट जब की है वेव्स, तब वो वहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो भी उसके साथ ट्रैवल करती है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद जो टॉपिक है वो है कंडक्शन करंट का।
तो जो कंडक्शन करंट है वो हमारा जनरल करंट होता है, वही कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। आपके पास कोई एक सर्किट है जो कि क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है? पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो क्लोज सर्किट है, तभी उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। और उसको आपने एक हाई पोटेंशियल, उसके दो एंड है जिसको आपने एक हाई पोटेंशियल और एक को लो पोटेंशियल दे रखा है। तो जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये हमारा क्लोज सर्किट के अंदर किसी भी कनेक्टिंग वायर्स के अंदर क्या होता है, जब फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। ये हमारी जनरल डेफिनेशन होती है कंडक्शन करंट की। ओके, तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही है, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर सरफेस से, ठीक है? अब आप ये वाली जो चीज है वो गो स्लो याद करो। उसमें क्या होता था कि आपके पास ना एक पर्टिकुलर सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है ऐसे, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि एक पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में चेंज हो रहा है विद टाइम, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक रीजन में या सरफेस पे चेंज हो रहा है विद टाइम, एक ही बात होती है। तो वो जब हमारा चेंज होता है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर तरह का जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है? जब किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक सरफेस से पास हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो हम वहां पे एक अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? तो उसका जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली वो होता है आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। ओके, उसके बाद हमारा जो ये वाली चीज को हमने अब इंक्लूड किया है एम्पियर्स लॉ के अंदर। तो जब आप मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ पढ़ते हो तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू आई, ठीक है? आई म्यू नॉट आई। ओके, लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास एक और तरह का आई है, ठीक है? पहले हमने कंडक्शन करंट पढ़ा है, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। तो हमको रूल को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, और जो हमारा करंट था उसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को डाल के मॉडिफाई कर दिया, ठीक है? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, तो इक्वल्स टू म्यू नॉट एज इट इज, आई सी जो था उसको एज इट इज रखा, और आई डी का जो फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दिया। तो ये हुआ मेरा जनरलाइज्ड एम्पियर्स लॉ, ठीक है? उसके बाद जो मेरा यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि जो आईसी है वो मेरा कंडक्शन करंट है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये जो वैल्यू है वो हमने किसकी सब्स्टिट्यूट करी है, डिस्प्लेसमेंट करंट की, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, वो हमारे है मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने 4 इक्वेशंस का सेट दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेट करने की कोशिश की थी, जहां से उनको 4 जो है इक्वेशंस मिली थी जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्क्राइब कर सकते थे। तो अभी हम उनको वो जो 4 इक्वेशंस थी उनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से वो आई थी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी गो स्लो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से जब वो पास होता है, आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रख रखा है, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस से पास होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? तो क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज जो उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होगा, ठीक है? मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस का क्लियरली मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक सरफेस से पास हो रहा है और उसको हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन किया है, यानी कि पूरा जो सरफेस था, कंप्लीट जो सरफेस था उसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन कराया है, ठीक है? तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम एरिया या सरफेस का एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, उसको डॉट प्रोडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और उसका इंटीग्रेशन करा देते हैं टोटल सरफेस को कंसीडर करने के लिए, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारा क्या था, गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ओके, जो गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म था, अभी हमारे पास क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे, मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट जो है वो रिलेटेड होता है गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये वाली हमारी फर्स्ट थी। सेकंड जो थी वो क्या है, गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है। ये क्या बताता है कि मोनोपोल जो है, मैग्नेट का मोनोपोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा 0 होता है। ठीक है? यानी कि अगर आपने यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा और उसके चारों तरफ आपने कोई सरफेस बनाई जिससे आपको लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो पास होगी। ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है? अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाला वो हमेशा 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, जब एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल रही होती है, तो वो साउथ पोल पे ही जाके अ, अब्ज़ॉर्ब होती है। यानी कि वो नॉर्थ पोल से एमिट होगी और वो साउथ पोल पे जाके अ, अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। नॉर्थ टू साउथ, हर एक मैग्नेट जो एग्ज़िस्ट करती है यूनिवर्स के अंदर, उसके पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता ही है। ठीक है? यानी कि मोनोपोल क्या है, एग्ज़िस्ट नहीं करता। ये रूल ये बताता है हमको। इसको अगर हमको मैथमेटिकली लिखना हो तो हमारा क्या फ़ॉर्मूला बनता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में, जो कि रिलेटेड होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई एक सरफेस है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वहां पे एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड देन इवेंचुअली करंट प्रोड्यूस होता है। बट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इतना है कि अगर कहीं पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है? ये हमारा फैराडेज लॉ बताता है। इसको अब अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द किसी भी आपने एक वायर ली है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके एक पार्ट के अंदर डॉट डीएल हमने किया है, जिसका फिर पूरा इंटीग्रेशन भी किया है। ठीक है? अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, किससे प्रोड्यूस होगा, जब आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? तो ये आपको याद रखनी है, ये हमारी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। उसके बाद आता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। किसी भी इंस्टेंट पे सर्किट के अंदर जो कंडक्शन करंट होता है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के। ठीक है? यानी कि आई बी डॉट डीएल जो होगा आपका, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही जो अभी हमने एम्पियर लॉ जो था हमारा उसको हमने मॉडिफाई किया था, क्योंकि हमारे पास एक और करंट था जो था डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है? ये हमारा मैक्सवेल्स की जो है वो फोर्थ इक्वेशन थी। तो आपको इन चारों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझ के याद रखना है। ये आपको जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको पूछी जा सकती है। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस तरह से किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो हम कैसे समझेंगे। ठीक है? तो हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वाला पॉइंट आपको कैसे समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है? उसके अंदर आप ये जो साइन के अंदर हमारी एक्सप्रेशन जो होता है, वो क्या होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर केस में आपको गिवन है तो, ठीक है? फेज अगर नहीं है तभी भी आप यहाँ से इजीली देख सकते हो कि आपको क्या गिवन होता है, ओमेगा टी और के एक्स तो होता ही है। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स गिवन है, अगर ये दोनों क्वांटिटी ओमेगा टी और के एक्स या तो दोनों प्लस होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, या फिर दोनों ही माइनस होगा, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स।
ठीक है? तो वो कौन-सी वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है? वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है? अगर इन दोनों में से एक भी क्वांटिटी नेगेटिव होगी, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है? तो यानी कि आपकी जो वेव है टोटल, वो आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है? ये चीज़ को आपको इस तरह से थोड़ा ट्रिक से याद रखना है। अगर एक भी नेगेटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो यानी कि वो माइनस एक्स में मूव कर रही है। ऐसे आपको याद रखना है इसको। किसकी डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि किस डायरेक्शन में है? जे कैप डायरेक्शन में है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वाई। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के पैरेलल में है, और बी जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं की कैप डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तीनों जो चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वो एक दूसरे के क्या होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ये मेन पॉइंट है हमारा। ओके, उससे नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो आपको यहीं से एक्सप्रेशन से जो समझना है वो ये है कि जो ई नोट है और जो बी नोट है वो क्या है? वो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनका एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक है? उसके बाद हमारा जो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला हम रिलेट कर सकते हैं ई नोट और बी नोट को, वो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं जो होता है स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड, यानी कि ई नोट डिवाइड बाय बी नोट जो होगा वो क्या होगा? 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक है? ये जो फॉर्मूला होता है ये हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही पढ़ा था इस लेक्चर की, जो कि क्या था? सी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ओके, तो यानी कि ई नोट जो होगा इवेंचुअली बी नोट सी से के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि ई नोट जो होगा वो बी नोट सी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट जो मेन होता है वो होता है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में। यानी कि जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है, ठीक है? वो जो एनर्जी होती है उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस वाले फॉर्मूला में गिवन है। ये जो एस होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ये होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी कि ई डिवाइड बाय टी, उसको हम क्या बोलते हैं? वो फॉर्मूला होता है पावर का, ठीक है? और मैंने क्या बोला है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि पावर डेंसिटी एक वर्ड होता है, इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस तरह से, किस फॉर्म में एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करवाती है, वो हमको ये पर्टिकुलर क्वांटिटी देती है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है? एस इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट मल्टीप्लाई ई क्रॉस बी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये हमारा हुआ पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला। उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो ये एस होता है, यहाँ पे आपने देखा है कि हमने जो एस को बोल्ड किया हुआ है, यानी कि एस जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो ये है ई क्रॉस बी, ई भी हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, और बी भी वेक्टर क्वांटिटी। और ई क्रॉस बी जब करेंगे तो जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? वेक्टर ही आता है। इसलिए एस भी क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर आप उसका टाइम एवरेज निकालते हो, एस का अगर आप टाइम एवरेज निकालोगे एक साइकिल को लेकर, तो वो जो हमारा एक्सप्रेशन जब हम उसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे? ई का पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे ही उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे बी का फॉर्मूला यूज करके, यानी कि बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है? और फिर उनका क्या करेंगे? उनका टाइम एवरेज लेंगे, यानी कि डी मल्टीप्लाई ई क्रॉस बी डिवाइड बाई डी टी। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन में एक टर्म आएगी जो होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आता है हाफ 1/2, ठीक है? तो यानी कि जो मेरे पास टाइम एवरेज ऑफ एस आएगा उस क्वांटिटी में हमारे पास 1/2 भी कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है? तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे के बताया है कि हम पूरा डेरिवेशन कैसे करते हैं, जो भी हम लिखने वाले हैं उसके बारे में। तो हमारा
जो ये टाइम एवरेज होता है उसको हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, ठीक है? यानी कि आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई नोट पी नोट डिवाइड बाय म्यू नोट, ठीक है? ये ऐसे आता है। उसके बाद अगर आपको जो हमारा अभी फॉर्मूला था ई नोट डिवाइड बाय बी नोट इक्वल्स टू क्या था, सी था। तो अगर आपको सिर्फ ई नोट की टर्म्स में चाहिए तो आप क्या करोगे, बी नोट को यहाँ से उठाओगे और ई नोट डिवाइड बाय सी जो है उसको पुट करा दोगे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ई नोट स्क्वायर टू म्यू नोट सी। ऐसे ही अगर आपको ई नोट नहीं चाहिए फॉर्मूला में, तो आप क्या कर सकते हो, सी बी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय टू म्यू नोट आ जाएगा। आप ई नोट की जगह पे बी नोट सी जो है वो सब्स्टिट्यूट करा सकते हो यहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे हमने डायरेक्शन के बारे में बात करी है, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बात की है, और इंटेंसिटी जो है यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर का जो एवरेज होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने समझा है। ओके, तो ये जो सारे फॉर्मूलाज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो किस बारे में है वो देखते हैं। वो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या कर रहे हैं, आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जो हमारा टोटल एवरेज एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो हम दो कॉम्पोजिशन में लिख सकते हैं, एक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि यू जो होगा वो यू ई प्लस यू बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। अभी हमने यू ई जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। आप इसका पूरा डेरिवेशन कर सकते हो एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करा के, ठीक है? लेकिन वो बहुत बड़ा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आउट ऑफ स्कोप होगा हमारे सिलेबस के। तो हमारा जो इसका 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 आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो आपको याद रखना है। ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगी हाफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट, ठीक है? ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा जो एक एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है रेडिएशन प्रेशर, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है, जब हम कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक पर्टिकुलर मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है? अगर वो किसी एक सरफेस से पे इंसिडेंट होगी, वो सरफेस से टकराएगी, तो वहां पे उस रेडिएशन का प्रेशर जो है वो इंसिडेंट जब वो होगी तो वो एक प्रेशर वहां पे लगाएगी, ठीक है, जहां पे वो इंसिडेंट होगी, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन ने जो प्रेशर उस सरफेस पे लगाया है, यानी कि रेडिएशन प्रेशर, कैपिटल पी से हम उसको डिनोट करते हैं। अब वो भी दो केस में पॉसिबल होता है। एक, जब हम जो हमारी वेव थी वो यहाँ पे आई, वो टकराई और उसने वो क्या की, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उस पर्टिकुलर सरफेस पे टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। और दूसरी जो थी, जो सरफेस थी, वो उसको अब्जॉर्ब कर सकती थी, तो दूसरे केस में जो रेडिएशन होगी वो टोटली अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आपको इमेजिन करना है कि जो रेडिएशन जब अब्जॉर्ब होगी उस केस में और जब रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी उस केस में, दोनों केस में जो प्रेशर रेडिएशन लगाएगी उस सरफेस पर वो अलग अलग होगा, ठीक है? तो जब रेडिएशन जो है वो परफेक्टली अब्जॉर्बिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो P इक्वल्स टू S बाई C होगा, ठीक है? रेडिएशन प्रेशर जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है, और जो कैपिटल S हमने लिया है यहाँ पे वो हमने मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है? तो कैपिटल S डिवाइड बाई C होगा, पॉइंटिंग वेक्टर की ही बात हो रही है। ओके, अगर हमारा जो ये है, अगर हमारी जो सरफेस है जो हमने अभी बात की थी, क्या था वो, कि एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा या परफेक्टली अब्जॉर्बिंग होगा। तो उस केस में अगर हम मोमेंटम की बात करें कि मोमेंटम कैसे जो दोनों केस है उसमें अलग-अलग होता है, वो होगा मोमेंटम अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट होती है हमारी, यानी कि पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है वेव का, जब वो एक पर्टिकुलर सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो उस केस में जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 2u/c। यू क्या है, यू हमारी एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और इस यू के अंदर ये दोनों जो फैक्टर है वो कंबाइन है, यू ई प्लस यू बी, ठीक है? तो 2u/c होगा जब वो परफेक्टली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी एक सरफेस से। अब यहाँ पे 2 का जो फैक्टर है उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होता है। तो ऐसा होता है कि जैसे एक वेव जो है वो आई, एक सरफेस पे इंसिडेंट किया उसने, वहां पे उसने कुछ प्रेशर डाला, वहां पे उसका कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है? जब वो उस सरफेस पे
टकरा के वापस से बाउंस बैक करेगी यानी कि रिफ्लेक्ट करेगी। एक बार मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में था, दूसरी बार जो मोमेंटम जो होगा यानी कि इनिशियल वाला इस डायरेक्शन में है, फाइनल वाला जो मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, आने वाला और जाने वाला जो है वो ऐड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 का फैक्टर आता है। ठीक है? और जो रेडिएशन प्रेशर होता है इस केस में वो होगा 2s/c। यहाँ पे जो s है वो मेरा वेक्टर नहीं है, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये मेरा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है उसके लिए था। अगर एनर्जी डेंसिटी की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में, तो मेरी एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे भी नोट किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी होगी वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो होगी वो हाफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हमारा जो मोमेंटम होता है अब्जॉर्बिंग अब्जॉर्बिंग सरफेस पे, उसके उसका जो फॉर्मूला होगा वो u बाय सी होगा। यहाँ पे 2u बाय सी नहीं आया है क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है लाइट, ठीक है, सिर्फ अब्जॉर्ब हो रही है, तो सिर्फ u बाय सी आएगा। और जो p है अभी हमने डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्टिंग के लिए वो 2u बाय सी आएगा। ओके। और जो एनर्जी ऑफ वेव होती है, ये आपको फॉर्मूला सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, डुअल नेचर में, एटम्स में, न्यूक्लियाई में, वो वहाँ पे भी आपको ये यूज करना पड़ सकता है। तो एक वेव की जो एनर्जी होती है जनरल फॉर्म में वो होती है एच न्यू। ठीक है, यानी कि न्यू को आप लैम्डा की फॉर्म में लिखोगे तो एच सी बाय लैम्डा। ओके, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो मैक्सवेल ने हमको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोजिशन से बनती है, जो स्पेस में टाइम के साथ जो है वो वेरी करते हैं, किसकी फॉर्म में, साइन वेव की फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों जो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर से, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो हमारा फील्ड है, ये वाला जो हमारा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें आपको नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो वाई एक्सिस में है, और जो बी के जो कंपोनेंट है वो हमारे जेड एक्सिस में है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो ओसिलेट ही कर रहे हैं। अब जो बी है वो हमारा ये थोड़ा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो किसके परपेंडिकुलर भी होते हैं, वो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारी ये चीज जो है वो क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, यानी कि अगर उसके जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो एक उसके अगर हमारी वेव जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो जो उसके कंपोनेंट्स है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ट्रांसवर्स जो वेव होती है उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वाली जो चीज थी वो इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ओके, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक बहुत सारी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, तो हमने क्या किया, उन सभी को एक ही डायग्राम के अंदर लेकर आने की कोशिश की। उसके लिए हमको एक पैरामीटर चाहिए होता कि हम किस बेस पे उसको ऊपर नीचे रख सकते हैं, तो हमने चूज किया फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को चूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट, और जो मेरा लैम्डा है उससे रिलेट करती है। तो यानी कि अगर मैं बताती हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस फॉर्म में इंक्रीज कर रही है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, सॉरी, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कराती हूँ तो यहीं से मेरी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनको एक जगह पे प्लेस कराया, और वो उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रो फ्रीक्वेंसी जो है वो गामा रेज की सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी कम है एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट होती है, फिर विजिबल होती है, यानी कि ये जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जब अगर फ्रीक्वेंसी इस साइड से डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे मेरी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है ऐसे। ठीक है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है। और फ्रीक्वेंसी से क्या चीज और रिलेटेड होती है जो आपको
आपको याद रखनी है वो है एनर्जी, क्योंकि वो क्या होती है एच न्यू, है ना? तो अगर आपकी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यानी कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वेव कौन हुई इसके अकॉर्डिंग गामा रेज़, उससे थोड़ी कम एक्स रेज़, फिर अल्ट्रावायलेट और फिर हम ऐसे-ऐसे करके रेडियो वेव्स पे आते हैं। और रेडियो वेव्स तो जनरली आपको बहुत एप्लीकेशंस जो है वो डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगी। ठीक है? गामा रेज़ और एक्स रेज़ जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि स्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमारी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, उनकी जो वेवलेंथ है वो किस रेंज के अंदर लाई करती है, वो आपको यहाँ पर एक जो हमने टेबल दी है उसके अंदर आपको इजीली इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है और स्पेसिफिकली कि उसका जो प्रोडक्शन होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर तरह की रेडिएशन का जो प्रोडक्शन होता है, वो मेनली किस तरह के सोर्सेस से होता है वो यहाँ पर गिवन है और उसका जो डिटेक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ है वो अलग-अलग होती है और ये अलग-अलग प्रोसेसेस से बनती है। ठीक है? रेडियो वेव्स सबसे लंबी होती है और एरियल्स में इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उससे बनती है। माइक्रोवेव्स स्पेशल वाल्व से बनती है। इंफ्रारेड एटॉमिक वाइब्रेशन से आती है। विजिबल लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में चेंज करने से आती है। यानी कि जब हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो हमारी एमिट होती है। वो मेनली विजिबल लाइट का जो सोर्स होता है, विजिबल लाइट का जो हमारा स्पेक्ट्रम के अंदर पार्ट है उसके अंदर लाई करती है। ठीक है? तो यानी कि जो हमारी विजिबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल चेंज करने से आती है। अल्ट्रावायलेट जो होती है वो इनर इलेक्ट्रॉन से आती है। एक्स-रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक रेज़ होती है, तो वो कब बनती है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक-दूसरे से कोलाइड करते हैं। और गामा रेज़ जो है वो एक्स-रेज़ से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और वो सबसे छोटी होती है जो अक्सर न्यूक्लियर रिएक्शंस से आती है। हर टाइप को स्पेसिफिक टूल्स जैसे एरियल्स, डायोड्स या फोटोग्राफिक फ़िल्म का यूज़ करके डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ओवरव्यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है? अभी हमारा जो पॉइंट है अब हम क्या करेंगे हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है उसके बारे में हल्का-हल्का ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है? जैसे कि गामा रेज़ आता है पहला पॉइंट। गामा रेज़ जो है वो हाइली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दोनों से ओरिजिनेट होती है। ये रेज़ फोटोग्राफिक प्लेट्स को एक्सपोज़ कर सकती है और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में स्पेसिफिकली यूज़ होती है, जैसे कैंसर सेल्स को टारगेट करना और डिस्ट्रॉय करना। ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशंस की जो कि है एक्स-रेज़। तो जो एक्स-रेज़ है वो जनरेट होती है जब फास्ट मूविंग कैथोड रेज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल टारगेट से टकराती हैं। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास कर सकती है और फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है? इनकी जो प्राइमरी एप्लीकेशंस होती है वो मेडिकल इमेजिंग के अंदर होती है और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज़ करने में भी काफ़ी यूज़फुल होती है। ठीक है? जो आप आगे हायर स्टडीज़ के अंदर पढ़ोगे। तो उससे नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव जो होती है हमारे पास वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज़। तो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है वो सन से मिलने वाली रेडिएशंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाती है। अदर सोर्सेज़ में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब्स और कैथोड आर्क जो है वो शामिल होते हैं। ये रेज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रिगर करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और कॉमनली बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है, जिन्हें स्टेरिलाइजेशन और डिसीज़ प्रिवेंशन में यूज़फुल बनाता है। ठीक है? तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स है वो आती है हमारी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये उन ऑब्जेक्ट से एमिट होती है जो ग्लो होने तक गर्म किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, सोडियम लैंप हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती है, ठीक है? ये लाइट हमें अपने आस-पास की दुनिया को परसीव करने का एक चांस देती है और एवरीडे विज़न के लिए एसेंशियल है। ओके। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशंस होती है वो होती है थर्मल या इंफ्रारेड वेव्स। थर्मल या इंफ्रारेड वेव्स जो है वो ऑब्जेक्ट से एमिट होती है जब उन्हें हीट किया जाता है और उनमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट होता है क्योंकि ग्लास इन वेव्स को अब्जॉर्ब करता है और साइंटिस्ट इनको स्टडी करने के लिए ग्लास प्रिज्म की जगह रॉक सोल्ट प्रिज्म यूज करते हैं। अपनी वार्मथ जनरेट करने की एबिलिटी के कारण इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो डॉक्टर्स को थेरापेटिक ट्रीटमेंट के लिए कॉमनली यूज की जा सकती है।
ओके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा माइक्रोवेव्स का। माइक्रोवेव्स जो है वो स्पार्क डिस्चार्ज या मैग्नेट्रॉन वाल्व्स जैसी डिवाइसेस से जनरेट हो सकती हैं और उन्हें क्रिस्टल या सेमीकंडक्टर डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये वेव्स रडार सिस्टम और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर से फ्लो करता है। ये वेव्स रेडियो रिसीवर या ट्रांसमीटर में टैंक सर्किट द्वारा पिक की जाती है जो उन्हें ब्रॉडकास्टिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए असेंशियल बनाता है। बेसिकली जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग वाला जो पूरा डिपार्टमेंट होता है वायरलेस कम्युनिकेशन वाला, उसमें रेडियो वेव्स का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशंस पे। तो रेडियो वेव्स जो है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं रडार सिस्टम और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है। उसके बाद हमारी जो माइक्रोवेव्स है वो यूज किए जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, स्पेसिफिकली सैटेलाइट्स के थ्रू, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा जो है वो कैरी कर सकती है। ओके। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पे। ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन साइंटिस्ट को मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में काफी हेल्पफुल होती है। उनके साथ डिफरेंट वेज में इंटरेक्ट करके, जैसे वाइब्रेशंस कोज करके या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को चेंज करके वो यूज की जा सकती है। उसके बाद जो हमारी एक्स-रेज़ होती है या गामा रेज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा हाइली एनर्जेटिक होती है और उनका जनरली डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता। वो साइंटिफिक रिसर्च वाला जो एरियाज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होती है। तो एक्स-रे जब क्रिस्टल द्वारा डिफ्रैक्टेड होती है, पैटर्न्स प्रोड्यूस करती है, जो रिसर्चर को क्रिस्टल में एटम का इंटरनल अरेंजमेंट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है? ओके। तो ये हमारे आज के लेक्चर की समरी थी, जहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उसके बाद हमने सेट ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस देखा था, जो कि हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा था उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो हमारे लॉज होते हैं, यानी कि गोस लॉ। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, वो पढ़ा था। उसके बाद फैराडेज लॉ था और उसके बाद हमारा एम्पियर्स लॉ, जिसको हमने मॉडिफाई किया था अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वो वाला हमारा पॉइंट था। उसके बाद हमने गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी को समझा था। फिर हमने गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के बारे में बात की थी। फिर हमारा क्या था, उसके बाद हमने बात की थी फैराडेज लॉ के बारे में। फिर हमारा एम्पियर्स लॉ जो था उसको हमने मॉडिफाई किया था। उसके बाद हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही होती है। ठीक है। और जो हमारा उसके बाद हमने थोड़ा सा डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में समझा। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारा थ्योरी पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूलाज जो है वो रिवाइज करे हैं उससे रिलेटेड। हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारे आज के लेक्चर का इंडेक्स है। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर से कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर में हमारे कुल टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का डबल होती है या हाफ होती है या उसके इक्वल होती है, या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज जो है वो जीरो होती है। इसके बारे में बात करनी है, यानी कि हमको किसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो हम स्टेप बाय स्टेप अब देखेंगे। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। तो एनर्जी डेंसिटीज जो है वो इन फील्ड से कैसे रिलेट होती है वो हम जो है स्टेप्स में देखेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है किसी एक मीडियम के लिए हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन लिखा है यहाँ पर, एप्सिलॉन नोट नहीं लिखा। ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो एक मीडियम के लिए होता है। अगर आपने एप्सिलॉन नोट लिख दिया तो मतलब हाँ, आप स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हो। ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और ई जो है वो मैग्नीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने अगर यहाँ पे बोल्ड नहीं किया है तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये मैग्नीट्यूड लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एज इट इज, आपको बी स्क्वायर यहाँ पे रखना है, और जो ये एप्सिलॉन यहाँ पे था वो मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन मैग्नेटिक के केस में वो डिवाइड में म्यू आता है। ठीक है, उसके बाद आपका म्यू जो होगा वो क्या होगा, परमिएबिलिटी होगा, और बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो होता है किसी एक मीडियम के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, याद रखना, ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं जब हम वैक्यूम या स्पेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय म्यू और एप्सिलॉन। ठीक है, तो ओके, अब हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बी। अगर हम स्पेस की बात करते तो हम फॉर्मूला लिखते E इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बी। ओके, ठीक है, तो अब हम हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू बी वी मल्टीप्लाई बी। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, V का जो फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और E का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, जब आप V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो B एज इट इज, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है जैसे कि हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब आपके पास ई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में है, तो आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दोगे, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन म्यू। ठीक है, इसका हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, हाफ एज इट इज बी स्क्वायर एज इट इज, और डिवाइड में बचेगा म्यू। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि इक्वल है यूबी के। यानी कि हमको जब कैलकुलेशन हमने की इससे रिलेटेड, तो हमको क्या मिला कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो इवेंचुअली किसके इक्वल आई, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आई। इसीलिए हमारा क्या होगा कि जो यूई है वो यूबी के इक्वल हो जाएगा, और हम क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होती है जब किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट था। ठीक है, ओके, तो हम क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो क्या बोलता है, अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर हैज एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर हमको गिवन है जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइट एनर्जी इज अलाउड टू फॉल ऑन इट फॉर 1 आवर एट द रेट ऑफ 10 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 घंटे के लिए एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है वो उस पे इंसिडेंट हो रही है, और किस रेट से इंसिडेंट हो रही है, 10 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ से यूनिट का खास ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वोट होता है पावर, और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द मिरर, फोर्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए जो पावर होता है उसको हम रिलेट करेंगे पहले मोमेंटम से। ठीक है, उसके बाद हम मोमेंटम को रिलेट करेंगे फोर्स से, बिकॉज हमको पता है कि हम मोमेंटम को फोर्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूलाज होते हैं। तो यानी कि ये जो पावर है, पावर को हम इजीली पहले एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी को आप मोमेंटम से रिलेट कर सकते हो, फिर मोमेंटम को आप फोर्स से रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको फोर्स फाइंड करना है क्वेश्चन में। ये काफी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो आई थिंक एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और सॉल्यूशन के जो स्टेप्स है वो कैसे जो है हम देखेंगे, वो देखिए कि जो फोर्स होगा एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर पे ड्यू टू इंसिडेंट लाइट, उसके लिए आपको मोमेंटम कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे मोमेंटम कंसीडर करोगे, जब एक लाइट जो है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो ट्वाइस हो जाता है एज कंपेयर्ड टू जस्ट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, एक बार इंसिडेंट होगी क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक ट्वाइस का फैक्टर आता है आपके पास। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो मेरा पावर पर यूनिट एरिया है, यानी कि इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, उसका आपको गिवन है 10 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आपको
एरिया भी गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पावर फाइंड कर सकते हो। कैसे करके, 10 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर आपने मल्टीप्लाई एरिया कर दोगे तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, पावर बचेगी। तो आप क्या करोगे, 10 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास पावर कितनी बचेगी, 10 वोट बचेगी। ठीक है, तो आपके पास पावर आ गई है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 10 वोट। अब आपके पास जो है आपको निकालनी है एनर्जी, क्योंकि हम पावर से इजीली एनर्जी निकाल सकते हैं। पावर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का रेट। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहां से हम ई जो है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप मल्टीप्लाई टाइम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो 10 वोट जो है वो आपके पास पावर है। आपको चाहिए कि आपने ना 1 आवर टाइम गिवन है मुझे, 1 आवर, लेकिन क्यों एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की, वो होती है सेकंड। तो आप 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे जो होगा 3600 सेकेंड्स। कैसे कन्वर्ट किया, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 60 कर दिया तो आपको 3600 सेकेंड्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको देखना है कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने ट्रांसफर की है, वो कैसे आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम करके। ठीक है, तो यहाँ से जब आप दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिल जाएगा एनर्जी जो होगा 36,000 जूल। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पावर गिवन था, हम एनर्जी तक पहुंच गए हैं। उसके बाद हमको निकालना है फोर्स। ठीक है, पहले हम एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट करेंगे और फिर मोमेंटम को हम फोर्स से रिलेट करेंगे। तो देखते हैं, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है किसी एक वेव्स के लिए, जब वो मोमेंटम ट्रांसफर करती है, तो हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू पी सी। ई एनर्जी है, पी मोमेंटम है और सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब हमारे पास पी भी है, हमारे पास सी भी है, नहीं सॉरी, हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, जो भी हमने फाइंड करी है 36,000 जूल, हमको मोमेंटम चाहिए, तो हम पी कर देंगे ई डिवाइड बाई सी। 36,000 जूल न्यूमरेटर में आ गया और सी जो है 3 × 10⁸ जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास मोमेंटम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो गोल है क्वेश्चन में, वो हमको फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन द मिरर। फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, डेल पी ओवर डेल टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको P डिवाइड बाई टी नहीं करना है, यहाँ पे आप मिस्टेक्स कर सकते हो, आपको 2P डिवाइड बाई टी करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको रिफ्लेक्शन की बात हुई है, रिफ्लेक्टिंग मिरर की बात हुई है। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन की बात होगी आपका मोमेंटम जो है वो डबल हो जाएगा, तो 2P डिवाइड बाई डेल टी आएगा। अगर आपको यहाँ पे अब्जॉर्बिंग सरफेस गिवन होता तो आपका सिर्फ P डिवाइड बाई टी होता वो। ठीक है, ये याद रखना है। तो F इक्वल्स टू 2P डेल टी हो जाएगा। P का जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे है और टाइम जो है वो आपके पास 1 आवर गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करा दोगे। 2 मल्टीप्लाई ये जो क्वांटिटी हमारे पास वो हमने यहाँ पे पुट कराई, और टाइम जो था वो 3600 सेकंड था, उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराया, और आपके पास जो टोटल फॉर्मूला बन जाएगा वो कैलकुलेशन के बाद आएगा 6.67 10⁻⁻8 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास फोर्स आ गया है। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है मिरर पे वो कितना है, 6.67 10⁻⁻8 न्यूटन। ओके, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर। डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है 1 एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। जो स्पेस होगा हमारा बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स जो है वो होगा 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि क्या गिवन है आपको, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस केस में कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, आपको कैपेसिटर जो है वो उसकी कंडीशन गिवन है, कैपेसिटेंस आपको गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूला से। ठीक है, वहां से हम देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन हमारी बनती है और कैसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और इसको हम कैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको गिवन सिचुएशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हमको डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है, यानी कि आईडी जो है वो 1 एम्पियर है, और हमको कैपेसिटेंस गिवन है जो कि है 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है, अब माइक्रो में गिवन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज कराना पड़ेगा फैराड में। तो हम क्या करेंगे, माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, तो हम 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 करा देंगे तो वो फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है? उसके बाद हमारा फ़ॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे। किसका? करंट का फ़ॉर्मूला जो हमारा कैपेसिटेंस से रिलेटेड होता है। उसका क्या होता है? आईडी इक्वल्स टू सी डीवी बाई डीटी। ये कैसे आया वो देख लेते हैं। आई जो है वो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, डीक्यू बाई डीटी। क्यू जो होता है अगर आप उसको कैपेसिटेंस की टर्म्स में लिखोगे तो वो होता है सीवी। ओके? तो आपने यहाँ पे सीवी लिखा। अब आपको चाहिए चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। आपने सी जो है वो आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, यानी कि आपका जो सी है वो कांस्टेंट है। तो आपने सी को बस डिफरेंशिएशन से बाहर लिया और आपके पास बच गया डीवी डिवाइड बाय डीटी। ओके, तो ऐसे करके आपके पास फॉर्मूला आएगा। उसके बाद हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है सी आई डी है, सी जो है वो कैपेसिटर है, और जो डीवी बाई डी है वो मेरा चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या है? टाइम है। ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन में और फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या? डीवी बाई डी जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आई डी इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी टी, उसमें से ही हम डीवी बाई डी टी को एक साइड लेके रखेंगे, और ये जो सी है ये आई डी के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आई डी डिवाइड बाई सी का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? आपके पास आई डी की वैल्यू है और आपके पास सी की वैल्यू है। आप दोनों को सब्स्टिट्यूट कराओगे और आपके पास चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया? दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराया, हमने कैलकुलेट जो है वो किया इन दोनों वैल्यूज से, और हमको मिल गया डीबी बाई डी टी 10⁻6 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको एक लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स गिवन है जिसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर गिवन है। उसके बाद वो दोनों प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है? 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है, और उसका जो चार्ज है वो जो चार्ज हो रही है किस रेट से हो रही है? 25 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, डीवी बाई डी आपको गिवन है। डाइलेक्ट्रिक जो है उनके बीच प्लेट्स के बीच में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है जो कि है 10। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो किस तरह के सॉल्यूशन को फॉलो करके आएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। जो हमारा फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, जब उसके अंदर कोई एक पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक हमने रख रखा है, उस टाइम पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइड बाय डी। ठीक है, के जो है वो क्या आएगा? जो हमने डाइलेक्ट्रिक जो है स्लैब उसके अंदर फिट कराई है, उसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होगा वो हमारा के होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कराएंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, के की वैल्यू जो है वो 10 हमको गिवन है, ए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो गिवन है, तो 1 एज इट इज पुट करा दिया, और डी जो है वो 1 मिलीमीटर गिवन है। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मूव ये हमने क्या किया? कैलकुलेट किया इसको, तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आई किसकी? कैपेसिटेंस की। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट करंट हमको फाइंड करना है। तो आपके पास जो आई का फॉर्मूला होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। क्यू को आपको सी वी पुट कराना है तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो सी है वो आपका कांस्टेंट है तो आप उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लोगे, तो ये हो जाएगा आई सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो वहां से आपके पास सी जो है वो गिवन है, तो आप सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। डीवी बाई डी टी जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो है 25 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, तो आप दोनों वैल्यूज पुट कराओगे और आपके पास करंट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जब आपने ये सी की वैल्यू को और 25 को जब आपने मल्टीप्लाई में सब्स्टिट्यूट कराया, उसके बाद आप उनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.2 10 टू द पावर -6। ठीक है, 10 टू द पावर -6 जो है वो क्या बताता है? माइक्रो में है, यानी कि 2.2 माइक्रो एम्पियर जो है वो आपका क्या हुआ? करंट की वैल्यू हुई, डिस्प्लेसमेंट करंट की। यही हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमको क्या बता रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अगेन, विथ प्लेट एरिया जो है उसका ए है, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, चार्ज्ड बाय अ कांस्टेंट करंट आई। ठीक है, कंसिडर अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया A/2। आपके पास एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया जो है वो A/2 है, वो पैरेलल है प्लेट्स के, और ड्रोन साइमल्टेनियसली बिटवीन द प्लेट्स उसको रखा गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है उस प्लेन सरफेस से क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर स्टेप्स होंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है,
फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है एट टाइम टी वो कितना होगा? क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नोट आ जाएगा आपके पास। आप उसके अंदर क्यू की जो वैल्यू है आई टी वो पुट कराओगे तो ये हो जाएगा आई टी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको चाहिए क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है। तो हमारा जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरिया कितना है हमारा प्लेट्स का? ए बाई टू। तो ए बाई टू मल्टीप्लाई ई करेंगे हम। अब यहाँ पे ए बाई टू रखेंगे, ई का फॉर्मूला जब आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराओगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये जो फ्लक्स आएगा वो आएगा आई टी डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करने पे क्योंकि हमारे पास अब क्या है? फाइ फ्लक्स जो है उसका एक्सप्रेशन अब आपके पास है। ठीक है, तो आई डी जो है वो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? आई टी डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब आप ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराएँगे तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे dt बाय dt जो है वो 1 हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? I और 2 बचेगा। ठीक है? यानी कि id जो है आपके पास हाफ ऑफ I आ जाएगा। ठीक है? जो करंट आपको गिवन था यहाँ पे कांस्टेंट करंट I उसका हाफ जो है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमको क्या करना है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। चार्ज जो है जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है, क्या वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है? और डी ऑप्शन गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी और इसके जो स्टेप्स हमको बताने हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्शन डी होगा वो ऐसे है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैरी करती है अपने साथ। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो ये वाली है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मेरा ग्रीन वाला है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके भी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी ट्रांसवर्स नेचर होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर नहीं होती और वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो मेरा इनकरेक्ट हो गया। अब बात ये है कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, जो होता है पी इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, इस तरह से जो वो मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी करती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब एक apparatus है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओसिलेट कर रहा है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 18 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एम्पलीट्यूड गिवन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नीट्यूड ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दिया है मैग्नीट्यूड और आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी और इसका जो सॉल्यूशन होगा अब हम वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या होगा कि आपको ना ई नोट गिवन है 18 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आप ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होता है ई नोट इक्वल्स टू सी बी नोट। ठीक है, वहां से आप बी नोट को फाइंड कर सकते हैं। बी नोट क्या हो जाएगा? ई नोट डिवाइड बाई सी। बी नोट और ई नोट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? एम्पलीट्यूड्स है। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में होते हैं। तो बी नोट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ई नोट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराएंगे और सी की वैल्यू हमको पता होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। ठीक है, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आ जाएगा सी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 टेस्ला। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब मूव करते हैं इस सेक्शन के हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8।
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन अ ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 20 नैनो टेस्ला। ठीक है, इस बार क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 20 नैनो टेस्ला। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, पीक वैल्यू का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था, हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। इस बार हमको क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक है, तो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। और इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, आपके पास जो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने वेक्टर क्वांटिटीज ली है। अगर आपको इसका क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो आप क्या करोगे, बी क्रॉस सी जो होता है, बी सी साइन थीटा आएगा। ठीक है, और साइन 90 जो है, क्योंकि बी और सी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो E इक्वल्स टू बी सी फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। और बी आपको गिवन है 20 नैनो टेस्ला, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और सी का फॉर्मूला होता है, सी का जो वैल्यू होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ ठीक है, तो आपने इस वाली जो क्वांटिटी है इसकी मल्टीप्लाई करानी है हमारी सी की जो वैल्यू होती है उसके साथ। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है वो थ्योरी कवर की थी। उसके बाद हमने कुछ नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं।